हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का सेकेंड पार्ट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा और पदार्थ के कुछ गुण और उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे हमने कह दिया हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। यहाँ पे हमने कहा कि यदि पदार्थ की अवस्था देखी जाए तो पदार्थ की अवस्था भौतिक रूप से कितने भागों में बांटी गई है। कल हमने बात की थी मुख्यतः 3 है और टोटल हमारी कितनी है 5 है, जिसमें लास्ट वाली जो है उसमें अभी भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने पहली स्टेट जो हमने नापी वो हमारी कौन सी थी, ठोस अवस्था। दूसरी हमारी कौन सी थी, द्रव अवस्था। और तीसरी हमारी कौन सी थी, गैस अवस्था। तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, तो डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो यानी कि यदि हम बात करें, सबसे पहला हमारा है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनके कण हैं, यानी अभी हम लोगों ने कल बात की थी कि पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था में जो कण हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कण होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, सटे हुए। एक दूसरे से क्या होंगे, सटे हुए होंगे। तो वो हमारा क्या होगा, ठोस होगा। वो हमारा क्या होगा, ठोस होगा। यानी वहाँ पर जो कण होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, सटे हुए होंगे। वहाँ पर यदि हमने कह दिया कि भाई ये एक दूसरे से यदि सटे हुए हैं तो कुछ कारण तो होगा, ऐसे तो कोई भाई एक दूसरे से सटा नहीं है। तो हमने कहा इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल अधिक होता है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पर अंतराण्विक बल अधिक होता है, किसके बीच, कणों के बीच। हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या ये समझा कि सबसे पहले, यदि अभी मैं इसको दोनों को इरेज कर रहा हूँ एक सेकंड, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पहला पॉइंट क्या कहा, ठोस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले पॉइंट तो अभी समझ लिया कैसे, वो हमने डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर जो कण हैं वो एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। और यहाँ पर हमने अभी बात की यदि एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे हमने कह दिया ये मार्कर है। अब इस मार्कर में जो एक मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये कैसा है, सॉलिड है। अब ये तो हमें पता चल गया यदि ये सॉलिड है यानी ठोस अवस्था में हम लोग जा रहे हैं। तो जो इनके कणों के मध्य आकर्षण बल होगा वो किसके कारण होगा, तो वो होगा अंतराण्विक बल के कारण। अंतराण्विक बल क्या है, तो दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल कहलाता है। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये। दूसरा पॉइंट कल हम लोगों ने देखा था कि ठोस क्या होते हैं। यहाँ पे यही चीज़ हमें पढ़नी है। ठोस क्या होते हैं कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट कहा ठोस का आकार कैसा होगा, निश्चित होता है।
अब निश्चित कैसे, तो हमने कह दिया भाई एक ईंट हमने बनाई, अब यहाँ पे हमने कह दिया ये ईंट क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पर हमने कहा कि इनके कणों के मध्य जो बल लग रहा है वो कैसा है, अंतराण्विक बल, और वो अंतराण्विक बल ही किसका निर्माण करता है, आकर्षण बल का। यहाँ पे हमने कहा कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित। अभी हम लोगों ने कल देखा था जो मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी से ही ईंट का निर्माण करते हैं। अब यदि ये ईंट है, इसका आकार एक बार जो हो गया, एक बार जो हो गया, क्या वो परिवर्तित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब हमने कह दिया भाई यदि आकार निश्चित है तो उसका आयतन, आयतन क्या हमने बताया था, वॉल्यूम, यानी कि आयतन क्या है, जैसे हम लोग किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो भाई हम लोगों ने मैथमेटिक्स में हम लोगों ने फार्मूले पढ़ के रखे हुए हैं, उसी तरह यदि इसका भी आयतन निकाला जाए तो एक बार जो आयतन आ गया भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देंगे तो एक बार जितना भी आयतन आएगा क्या वो परिवर्ती हो सकता है, तो वह आयतन परिवर्ती नहीं हो सकता। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो ठोस है वो क्या है, निश्चित आयतन वाला होता है। यहाँ पे यदि निश्चित आयतन वाली बात हो गई तो हमने कहा एक पॉइंट हमारा और बनेगा। अब एक पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना संपीड्यता की बात की जा रही है। इसकी संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। नगण्य का मतलब ना के बराबर कहा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ठोस के कुछ पॉइंट देखे। अब जैसे मैं कह दूं कि भाई पदार्थ की अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ा है, तो पदार्थ की अवस्था 3 है। अब हम लोग कह रही है कि भाई हमारी बॉडी ले लो, बॉडी में हम लोगों ने कह दिया हमारे जो दांत हैं और हमारी जो बोन यानी हड्डियां हैं वो किसका काम कर रही हैं, ठोस अवस्था का। वो किसका काम कर रही हैं, ठोस अवस्था का। हम लोग कहें तो हमारी हड्डियां एक बार जिस आकार में हो गई, वो तो हम लोग देखते हैं कि भाई जब बच्चा छोटा होता है धीरे 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 उनके साइज में वृद्धि होती है, और एक बार जब वृद्धि हो गई यानी शरीर की वृद्धि पूर्ण हो गई तो क्या वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर वो ज़्यादा और कम नहीं होंगे। यानी वहाँ पर हम कहेंगे कि इनका आकार भी क्या होगा, निश्चित, और इनका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। अब द्रव की बात करें तो हमारे शरीर में द्रव भाई हम लोग जानते हैं ब्लड हमारा पाया जाएगा, और हम लोग जो वाटर पीते हैं यानी पानी जो पीते हैं वो हमारा होगा द्रव रूप में। और इसके बाद हमने कहा गैस, तो भाई हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारा ठोस अवस्था का इतना पॉइंट है। यदि आपसे पूछा जाता है कि ठोस अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए और उनके अकॉर्डिंग ठोस अवस्था को आप अच्छे से परिभाषित कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ठोस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक जो बल है वो कैसा होगा, अधिक होगा। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और इसकी संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। आपको हम 3D डायग्राम भी दिखा रहे हैं, तो 3D डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एक ठोस है, मैटर है, और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किस में किया हुआ है, तो हम लोगों ने कन्वर्ट उसके कणों के बीच में किया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि उनका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, द्रव अवस्था के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव अवस्था यानी पदार्थ की दूसरी भौतिक अवस्था के बारे में। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पहली अवस्था में तो जान लिया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। यहाँ पे भी हमें जानना होगा कि काम कैसे होगा। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। यहाँ की हम लोगों ने पढ़ा हुआ था
कि जैसे ठोस है, ठोस में पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम मजबूत, भाई एक दूसरे से उनका जो अट्रैक्शंस फोर्स होगा वो बहुत ही अधिक होता है, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता। अब यदि मैं कह दूं ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा क्या है, बोर्ड। अब बोर्ड क्या है, ठोस है। यदि ठोस में तुम क्या करते हो, बल लगाते हो, ठोस में तुम क्या करते हो, बल लगाते हो, मैं तेजी से मारूं तो मुझे क्या होगा, अनुभूति होगी, चोट लगेगी। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि यदि हम इन पर बल लगाते हैं तो हमें क्या होगा, इतना आकर्षण बल होता है कि ये अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन यदि द्रव अवस्था की बात करें तो आदमी कहता है मैं पानी में तैर सकता हूँ, तो भाई तुम पानी में हाथ मारोगे तो तुम्हें हो सकता है चोट की अनुभूति हो, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि ठोस में होती। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पॉइंट किया, द्रव अवस्था में कणों के मध्य अंतराण्विक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ठोस अवस्था में कणों के मध्य जो अंतराण्विक बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। यानी ठोस में जितना अधिक था उतना अधिक यहाँ पर नहीं होगा। जैसे हमने अभी ठोस द्रव गैस के डायग्राम हम लोगों ने देखे थे, वैसे मैं फिर से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि देखें तो जैसे हमने कह दिया वाटर, और वाटर में जो उनके अणु होंगे यानी कण जो होंगे वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कणों की व्यवस्था ठोसों की अपेक्षा क्या है, कम है। यानी वहाँ पर जो अंतराण्विक बल लग रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट हमने कह दिया, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, तो भाई वहाँ हम लोगों ने आकार के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि द्रव अवस्था का आकार, द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यानी हम कह दें तो इसका आकार निश्चित नहीं हो सकता। कैसे समझते हैं, हमने कह दिया एक बर्तन हमने ले लिया, यानी हमने कह दिया एक हमारे पास जग है जिसमें हमने पूरा का पूरा पानी भर दिया। पानी हमारा यानी कि द्रव अवस्था, इसे हम लोग लिक्विड स्टेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि भाई द्रव अवस्था है, उसे हमने जग में यानी कि पानी को जग में भर के रखा हुआ है, तो उसने किसका आकार ले लिया, जग का ले लिया। लेकिन यदि उसी पानी को किसी हम कटोरे या भगोने में डाल दें तो वह उसका आकार ले लेगा या नहीं ले लेगा। उसी तरह यदि उसी पानी को हम फर्श पे डाल दें तो फर्श में जितनी दूर तक वो फैल सकता होगा उतनी दूर तक फैल जाएगा, अर्थात वहाँ पर उसका आकार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आकार अनिश्चित होता है। बार बार जैसे ही जिस बर्तन में इसे रखोगे उसी बर्तन का आकार क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है। क्या है अच्छी बात, कि द्रव का आयतन, द्रव का जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है। अब निश्चित का मतलब भाई ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई ये आकार तो अनिश्चित बता रहा है, आकार क्या कर रहा है, अनिश्चित बता रहा है। यदि इसने आकार अनिश्चित बताया तो आयतन इसका कैसे निश्चित हो गया, तो समझिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि अभी हम लोगों ने जग में पानी को भरा था, और पानी को भरने में मान लो कि मैंने वहाँ पर 1 लीटर पानी को भरा। अब मैं उसे किसी दूसरे बर्तन में जल को क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, तो क्या वह पानी 1 लीटर से कम या ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं उसे फर्श पे डाल दूंगा तो भी वो 1 लीटर रहेगा।
मैं उसे बर्तन में किसी भर के रख दूँ तो भी 1 लीटर रहेगा, मैं उसे बीकर में भर के रख दूँ तो भी 1 लीटर रहेगा, मैं उसे बाल्टी में भर के रख दूँ तो भी 1 लीटर रहेगा। यानी कि बर्तन में हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उस बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन उसका कभी बदलता नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हमने एक बॉटल में आधा लीटर पानी रखा और बोला रात भर के लिए छोड़ दो, सुबह क्या हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी जितना आयतन उसका था उतना ही आयतन रहेगा, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या कहा कि द्रव में जो संपीड्यता होती है, द्रव में संपीड्यता कैसी होगी? कम होगी। अब ये संपीड्यता का क्या है ये भी समझ लो, हमने ठोस में उसमें नहीं बताया था, तो यहाँ पे भी देख लो। संपीड्यता, बात किसकी की गई? संपीड्यता की। यानी कि जैसे हमने कह दिया हमारे पास एक सोखता है, आप एग्जाम्पल से समझिए। हमने उसको क्या किया? दबाया, और दबाने पर उसके जितने भी वायु के कण थे वो क्या हो गए? दूर दूर। वायु के कण क्या हो गए? दूर दूर। और जैसे ही हमने उस हाथ को हटाया तो फिर से वो वायु के कण क्या हो गए? अंदर आ गए। यही गुण हमारा क्या है? संपीड्यता का है। यानी हम कह सकते हैं संपीड्यता में इस प्रकार का गुण पाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द्रव अवस्था में कणों के मध्य अंतराण्विक जो बल होगा वो ठोसों की अपेक्षा कैसा होगा? कम होगा। द्रव अवस्था का आकार कैसा होगा? अनिश्चित होगा। वह अपना आकार बर्तन के सापेक्षता क्या कर सकता है? बदल सकता है। द्रव का आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। यदि हमने कह दिया कि 1 लीटर हमने पानी किसी बर्तन में भरकर रखा हुआ है तो 1 लीटर रहेगा, ना तो वो 2 लीटर हो सकता है और ना ही वो आधा लीटर हो सकता है, अर्थात उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। इसके बाद हमने कह दिया कि द्रव में जो संपीड्यता होती है ठोसों में तो भाई नगण्य थी, यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। बहुत अधिक नहीं होगी, कम होगी। बहुत ही कम भी नहीं हो कह सकते, होती है लेकिन मीडियम में होती है, बहुत अधिक भी नहीं कहा जा सकता। तो ये था हमारा ठोस। यदि आपको 3D डायग्राम में देखना है तो द्रव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ठोस द्रव गैस का मैं बार बार आपको चार्ट लगा के दे रहा हूँ साइड में, आप वहाँ से उनके 3D डायग्राम को देख लीजिए कि कैसे जो उनके अणु हैं यानी कण जो हैं वो व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे गैस अवस्था के। तो गैस अवस्था के बारे में जानते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो भाई हम उसी अकॉर्डिंग पे लिखेंगे, यानी जो हम लोगों ने ठोस और द्रव की अवस्थाओं में हमने पढ़ा। यानी हम लोगों ने पहला पॉइंट अंतरा आणविक बल को लेकर डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी अंतरा आणविक बल को ही लेकर डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब गैस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल ठोस व द्रवों की अपेक्षा ठोसों व द्रवों की अपेक्षा कम होता है। तो ये चीज़ जितना मैं लिखा रहा हूँ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना मैं लिखा रहा हूँ आप लोग भी कापी पेन लेकर बैठिए और आप लोग भी इसे नोट करते जाइए, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो आपको पूरे के पूरे तैयार हो जाए। यहाँ पर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं यदि आपको बाद में लिखने का मन है। वैसे मेरी बात मानिए तो जब आप वीडियो को देखिए तो आप कापी पेन के लेकर बैठिए और तुरंत ही इसे क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। तो एक बार जो मैं समझा रहा हूँ वो तो जाएगा, इसके बाद जो आप लिखोगे उसमें भी 10 से 20% आपके उसमें माइंड में जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या कह दिया कि गैस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल जो होगा वो ठोसों व द्रवों की अपेक्षा क्या होगा? कम।
अब ये कम क्यों होता चला जा रहा है, इसका भी रीजन आप समझिए। देखिए, हमने अभी ठोस की बात की थी, तो ठोस में जो कण थे वो एक दूसरे से क्या थे, सटे हुए। ठोस में जो कण थे वो क्या थे, सटे हुए थे। यहाँ पे हमने द्रव की बात की, तो द्रव में हमारा क्या था, एक कण यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, ऐसे दूर दूर, मतलब बहुत भी दूर नहीं कह सकते, हाँ थे दूर, लेकिन जितना नज़दीक ये वाले थे उतना नज़दीक नहीं थे। लेकिन हमारी जो गैस अवस्था है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गैस अवस्था के जो कण होंगे वो बहुत ही दूर होंगे। वो क्या होंगे, बहुत ही दूर होंगे। तो अब यहाँ मेरी एक बात आप समझिए, जैसे मैंने कह दिया कि ये कण और ये कण आसपास रखे हुए हैं, तो इनके मध्य बल क्या लगेगा, ज़्यादा। भाई आप लोगों ने जैसे मैग्नेट यानी चुंबक से खेला होगा, तो चुंबक से आपने कैसे खेला, हमने कह दिया एक चुंबक का टुकड़ा ये हमारा रखा हुआ है, एक चुंबक का टुकड़ा ये हमारा रखा हुआ है, तो दोनों झट से आपस में क्या होंगे, एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, चिपक सकते हैं। लेकिन हमने कह दिया भाई इनकी दूरी को तुम क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। यानी हमने एक टुकड़ा यहाँ रख दिया, एक टुकड़ा यहाँ रख दिया, तो जो यहाँ पर जितना बल लग रहा था, क्या यहाँ पर उतना बल लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बल की अनुभूति हो रही थी, यानी जो नज़दीक नज़दीक हमारे कण दिए गए थे, वहाँ आकर्षण बल का मान क्या था, ज़्यादा था। और यहाँ पर यदि हमने कह दिया तो यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या है, कम। ठोस की अपेक्षा क्या है, कम है। और मैंने कह दिया कि अब भाई कण और दूर दूर हो गया, अब जो कण है वो और दूर दूर हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यदि आकर्षण बल कम हो रहा है तो कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में। तो हम लोगों ने डायग्राम की सहायता से हम लोगों ने अंतरा आणविक बल यानी कि कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को समझा। अब हम लोग यदि कहें तो इसका दूसरा पॉइंट यदि कहा जाए तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में उनके आकार की बात की थी, वैसे ही हम लोग गैस अवस्था में आकार की बात करेंगे। तो गैस अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, यानी ये निश्चित नहीं होता। भाई हम देख सकते ही नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनका जो आकार है वो कैसा होगा, अनिश्चित होता है। इनका जो आकार होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा। यानी अब हम कह दें तो यदि हमने कह दिया भाई हम वायुमंडल में ऑक्सीजन को ढूंढने जा रहे हैं, तो क्या तुम देख सकते हो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गैसों का आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यदि हम आगे पॉइंट देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गैस अवस्था का आयतन कैसा होगा, इसका आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट देख लिया कि आकार तो अनिश्चित अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई है, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पता चला कि जो आयतन है वो भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं में से एक ऐसी अवस्था हमारी तीसरी है, कौन सी, गैस अवस्था, जिसमें ना तो इसका आकार निश्चित होगा और ना ही इसका आयतन निश्चित होगा। कह दिया जाए, क्या हम बता सकते हैं इस समय इस कमरे में कितनी ऑक्सीजन है, क्या इसको आयतन में निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो इसका आयतन भी क्या है, अनिश्चित है। संपीड्यता की बात की जाए तो इसकी संपीड्यता ठोस में तो ना के बराबर थी,
द्रव में थी मगर कम थी, और गैसों में क्या होगी, अधिक होगी। गैसों में जो संपीड्यता होगी वो कैसी होगी, अधिक होगी। संपीड्यता अधिक होती है। तो ये चीज हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस तीनों का अच्छा एक मेथड हम लोगों ने समझ लिया। यदि आपके पेपर में डेफिनेशन आती कि गैस अवस्था को परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हो कि गैस अवस्था में कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल ठोस व द्रवों की अपेक्षा कम होता है। गैस अवस्था का आकार अनिश्चित होता है। गैस अवस्था का आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैसों में संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गैस अवस्था को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पे हमने कह दिया ठीक है भाई, तो यहाँ पे गैस, ठोस और द्रव के बारे में हम लोगों ने अवस्था में तो जानकारी ले ली, लेकिन अवस्था परिवर्तन भी हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि बिना अवस्था परिवर्तन किए भी कोई चीज़ हो सकती है। तो देखते हैं अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में जानने के बाद अब उनके परिवर्तन की यदि बात कही जाए तो कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कोई एक ठोस है, कोई एक क्या है, ठोस है, और उसे हमें क्या करना है, द्रव में बदलना। और कोई एक द्रव है जिसे हम लोग गैस में बदलना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, गैस में बदलना चाहेंगे। तो कैसे काम होगा, तो यहाँ पे हमने कहा जो हमारा ठोस दिया गया है, ठोस में हम कह देते हैं, एक हमने उदाहरण ले लिया बर्फ का। हमने किसका उदाहरण ले लिया, बर्फ का। और यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव में हमने उदाहरण ले लिया किसका, भाई बर्फ जब पिघलेगी तो किसका निर्माण होगा, पानी अर्थात जल का। इसके बाद हमने कह दिया गैस, तो गैस यानी पानी को फिर यदि हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, जल वाष्प, यानी हम कह सकते हैं वाटर वेपर। यानी कि हम लोगों ने एक बात तो जान ली कि जब हम किसी ठोस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पे हमने अभी क्या बनाया, इसे हम लोग क्या करें, गर्म करें। यदि किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कह दिया जाए कि ठोस अवस्था, एक कोई ठोस अवस्था है, उसे हमें द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उस ठोस पदार्थ को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। यहाँ पे हमने कह दिया कि जो द्रव अवस्था है वो गैस अवस्था में कैसी बदलती है, तो वो भी हमारा कैसा होगा, गर्म करने पर। जैसे हमने कह दिया पानी, पानी को हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पानी क्या होती है, भाप के रूप में बदलने लगती है, यानी जलवाष्प के रूप में बदलती है। तो यहाँ पर वो वाला मेथड हमारा काम आता है। अब यदि हमने कह दिया कि यदि तुम गैस को ठंडा करके द्रव बनाना चाहो, भाई गैस को यदि हम क्या करें, ठंडा कर दें, तो ठंडा करने पर क्या बनेगा, द्रव बनेगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया यदि आप इसे ठंडा करते हो तो क्या बनेगा, द्रव। यदि हम जलवाष्प यानी जो हमारी भाप है उसे हम लोग ठंडा कर ले तो क्या बन जाएगा, द्रव। और यदि इस द्रव यानी पानी को हम लोग ठंडा करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा है ही नहीं कि लगभग सभी घरों में क्या होती है, फ्रिज होती है, और फ्रिज में लोग पानी को रख करके ही क्या जमाते हैं, बर्फ। तो यानी ठंडा करने पर क्या होता है, ठोस का निर्माण होता है। तो अवस्था परिवर्तन के अकॉर्डिंग हम लोगों के कुछ टेम्परेचर पॉइंट होते हैं। जैसे ठोस को द्रव में बदलना है तो तापमान हमारा क्या कहलाएगा, उसे गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यदि द्रव को गैस में बदलना है तो वह हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये बात देखी कि ठोस, द्रव और गैस कुछ एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे हमने बता दिया कि ठोस को यदि गर्म करेंगे तो द्रव में बदलता है, द्रव को यदि हम गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है, गैस को यदि ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है, और द्रव को यदि हम ठंडा करते हैं तो ठोस यानी कि बर्फ में बदलता है। ये तो आज का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़िया कि पदार्थ की अवस्थाएं और अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं क्वेश्चन
तो आप भी इसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। हमने कहा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो यदि हम लोगों ने ये बात समझी कि गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, तो यहाँ पे जो एलपीजी गैस यानी घर में जो रसोई घर में जो गैस यूज होती है, उस गैस को कैसे तौल लिया जाता है, क्योंकि सिलेंडर पर लिखा होता है कि उसका वजन कितना। यानी यदि एलपीजी यानी जो हमारी गैस है, एलपीजी जो रसोई घर वाली गैस है, वो गैस का जो आयतन है वो कैसे नाप लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है कि एलपीजी के आयतन को कैसे निश्चित कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इनके टेम्परेचर पॉइंट के बारे में देखेंगे और टेम्परेचर पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें।